गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, बहुत दिन से सबकी डिमांड थी कि सर G20 पे एक वीडियो आना चाहिए, तो हम इसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे थे कि फाइनली G20 का जो ऑफिशियल सबमिट है, जो 9 और 10 सितंबर को हुआ, उसके बाद हम यही देख रहे थे कि ये चीज़ हो जाए और क्या क्या आउटपुट आए, उसके बाद हम एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा जितने भी सेगमेंट हैं, कौन कौन से औपचारिक चीज़ें हुई हैं, कौन कौन प्रमुख आए हैं, कौन कौन से घोषणा पत्र हुए हैं और भारत की यह G20 को ऐतिहासिक रूप से क्यों देखा जा रहा है, क्या यह G20 में भारत की जीत हुई है और भारत ने वैश्विक स्तर पर क्या नई पहचान बनाई है। जैसे 2008 में जब चाइना ने बीजिंग ओलंपिक किया था, सेम चीज यदि आज हम 18वें नंबर का 2023 में G20 सबमिट करते हैं तो भारत को एक नए इंडिया के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और जितने भी छोटी छोटी बातें हैं, G20 क्या है, G20 का गठन कब हुआ, इन सारे चीजों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिएगा ध्यान से। तो आज का टॉपिक है G20 सम्मेलन। तो हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे, थोड़े से बैकग्राउंड में जाएंगे और बात करेंगे कि G20 की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, याद रखिएगा यह दौर था 1997 का। 1997 का दौर था और कुछ देश थे जिनको बोलते हैं दक्षिण एशिया देश। और इस दक्षिण एशिया देश में इंपॉर्टेंट है थाईलैंड है, वियतनाम है और एक देश ले लीजिएगा, बहुत सारे देश हैं, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। इन देशों ने क्या किया, याद रखना, इन देशों ने क्या किया कि एक चीज होता है जो थोड़ा सा अर्थशास्त्र का एक भाषा है, बोल सकते हो, इकोनॉमिक के लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन, अर्थात कहने का मतलब यह है, यदि थाईलैंड का 80 रुपया $1 के बराबर है, उसी को जानबूझकर, मतलब मुद्रा के मूल्य को किसी भी देश जानबूझकर क्या करता है, घटा देता है। मतलब अब यहां $1 के प्रति 80 रुपया हो रहा था, वहीं अब क्या हो जाएगा, ये 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। कितने डॉलर के प्रति? $1 के प्रति। मतलब यहां क्या हुआ है, मुद्रा कमजोर हुआ है। ये सबसे प्रमुख कारण रहता है कि देश अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए। समझ पा रहे हो? ताकि आर्थिक गतिविधि है देश की बढ़े और इकोनॉमी चलने लगे। समझ पा रहे हो? लेकिन क्या होता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। इतनी ज्यादा समस्याएं आती है यहां पे इसी चीज के कारण, अवमूल्यन के कारण, कि इन देशों में देखा जाता है कि एक्सपोर्ट ना बढ़ के, अर्थात निर्यात बढ़ता नहीं है जी, क्या हो जाता है, उल्टा घट जाता है। दूसरी चीज, एशिया का जो प्रमुख देश हैं जिनकी बात कर रहा था, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, जितने भी इंडोनेशिया, यहां आ जाता है एक मंदी। समझ पा रहे हैं? मंदी की स्थिति बनती है। कहने का मतलब क्या है
एक बार और मैं समझाना चाह रहा हूं। वर्ष 1997 की बात है। दक्षिण एशिया देश कौन कौन से? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया। इन्होंने क्या किया कि अपने मुद्रा के मूल्य क्या क्या कर दिया? अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? जब कोई भी देश अपने देश की करेंसी कोई मूल्य को घटाता है। क्यों करता है? एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहां उल्टा हो गया, बहुत ज्यादा गिरा दिया, एक्सपोर्ट हुआ नहीं। अंत में क्या हुआ कि ये जो एशिया क्षेत्र है वहां क्या हो जाता है? मंदी की स्थिति आ जाती है। समझ पा रहे हैं? मंदी की स्थिति आई है और इसके बाद रोल में आते हैं, समझना चीजों को, इसके बाद रोल में आते हैं G7 देश। G7 एक संगठन है जिसे विकसित देशों का संगठन कहा जाता है, जिसमें जापान, इटली, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे देश शामिल हैं। इन्होंने क्या देखा कि एशियन जो देश हैं, एशियन देश जैसे थाईलैंड के बात कर रहे थे, वहां ऐसी चुनौतियां ना आए, वैश्विक संकट ना आए, इसलिए ऐसे देशों का एक संगठन बनाया जाए जिससे कि ये समस्या दूर हो जाए। समझ पा रहे हैं? और ये देश किनसे हेल्प लेंगे? हेल्प लेंगे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से। समझ पा रहे हैं? अर्थात G7 के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि ग्लोबल साउथ के देशों के मध्य, ग्लोबल साउथ के देश को मंदी से दूर करने के लिए, ताकि ऐसा और कोई संकट ना आए, इसलिए G7 के द्वारा पहली बार साउथ, ग्लोबल साउथ और विकसित देशों के साथ मिलकर एक संगठन का नाम दिया जाता है। उसी के बाद इजाद होता है किसका? G20 का। याद रखना इंपॉर्टेंट, G20 का मतलब इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ 20। समझिएगा, ग्रुप ऑफ 20। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, अच्छे से समझाऊंगा इसको, देखना। G20 को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ 20 नेशन। ग्रुप ऑफ 20। याद रखना, ये G20 औपचारिक रूप से हमारे मध्य मतलब विश्व में कब आ रहा है? ये आ रहा है 1999 को। ठीक है, 1999 को। G20 में यदि बात करूं कौन कौन से देश शामिल है, G20 क्यों कहला रहा है जी? समझना, G20 में है कुल 19 देश, 19 देश प्लस एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यदि आपको बोले G20 20 देशों का समूह है, गलत हो जाएगा। 19 देश और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन। अब पूछे G20 क्या है, तो एक, अब आपसे कोई पूछे G20 क्या है, तो आप एक स्पष्ट शब्दों में कहना G20 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक संगठन है। समझना, और यह संगठन क्या है? अनौपचारिक है। इंपॉर्टेंट बात है, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल है। ठीक है, अर्थात यह जो नियम कानून बनाएंगे बाध्यकारी नहीं होंगे किसी देश के लिए। करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है। दूसरा चीज, G20 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक संगठन है। साथ में यह कहिएगा, यह विकसित प्लस विकासशील देशों का संगठन है।
विकसित प्लस विकासशील देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। समझ पा रहे हो? ये बेसिक था, मैं थोड़ा सा ले जा रहा हूं आपको, देखिएगा हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले देखा G20 रोल में कैसे है। रोल में आने का कारण था कि दक्षिण एशिया देशों में क्या गया था, वैश्विक मंदी, और इसी मंदी से छुटकारा पाने के लिए G7 ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम ग्लोबल साउथ के देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाएं जिससे कि विश्व में वैश्विक क्या ना आ पाए, वैश्विक मंदी ना पाए। इसी से आगे बढ़ के क्या सोचा गया, 1999 में G20 औपचारिक रूप से हमारे सामने आया। उसके बाद हमने क्या देखा कि G20 क्या है, आगे देखते हैं। ये आगे जिसमें 19 देश और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन। G20 में क्या शामिल है, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। अगेन यह एक अनौपचारिक संगठन है जिसमें विकसित प्लस विकासशील देश शामिल है। समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, मैं देशों को बताने जा रहा हूं G20 में कितने देश हैं, इंपॉर्टेंट। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। G20 कंट्री, याद रखना। देखो बेटा, मैं यहां पे क्या बोला, विकसित और विकासशील, इन संगठन के देशों को ले आओ। आराम से आप इजी वे में आप याद कर सकते हो G20 के नेशन को। आप ट्रिक में मत जाना, इजीएस्ट वे में बता रहा हूं आपको G20 को याद कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था विकसित और विकासशील। तो विकसित देश कौन से, G7 देश। शुरू में हमने चर्चा किया था, G7 देशों को क्या बोलते हैं, विकसित देश। और विकासशील देश, ब्रिक्स देश। ठीक है, G7 विकसित, ब्रिक्स विकासशील। याद रखना G7 में है 7 देश, और उसी को एक ट्रिक बना के याद रखना, GUICE और लास्ट में GF करके। ठीक है, और ब्रिक्स तो आपको पता ही है, BRICS। ये हो जाएंगे 7 देश और ये हो जाएंगे 5 देश। 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ओके, और अपने को पता है एक संगठन क्या है, यूरोपियन यूनियन। इसके करके कितने हो जाएगा, 13। और अपने को इसके बाद कितना लेना पड़ेगा, 7 और देश, 20 करना है। तो देखना, J फॉर हो जाएगा जापान, U फॉर USA मतलब अमेरिका, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। ये कितने हो गए, 7। 5 ब्राजील को आप जानते ही हो, ब्राजील के बाद रूस है, रूस के बाद इंडिया है, इंडिया के बाद चीन है, और चीन के बाद है साउथ अफ्रीका। ओके, चीन के बाद क्या है, साउथ अफ्रीका। ये देश 7 और 5 12 और एक 13। अब याद रखना, इसके अलावा ले लीजिए आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से एक एक देश हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, और एक देश हो जाएगा अर्जेंटीना। कितने हो गए, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 5 और चाहिए। ओके, याद रखना, यहां पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एक देश, ऑस्ट्रेलिया। और जस्ट ऊपर चले जाओगे इसके, प्रशांत महासागर में एक देश मिलेगा जो G17 की अध्यक्षता किया था। कौन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको एक देश मिलेगा, क्या मिलेगा आपको यहां पे, साउथ कोरिया। कितने हो गए अब ये, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18। 2 देश बच गए हैं। 2 देश हैं अफ्रीका बोलता हूं, एशिया महाद्वीप से।
पास ही पास में है। एक है तुर्की जिसका नाम बदल गया है, तुर्की बोल सकते हो, और एक है सऊदी अरब। देखिए हमने बहुत आसान तरीकों से देशों को याद कर लिया। पहले हमने क्या देखा, G7 7 देश, ब्रिक्स 5 देश, उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट वाइज मतलब महाद्वीप के आधार पर हमने देशों को बांट दिया। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, उसके बाद गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर गए इंडोनेशिया, उसके जस्ट ऊपर गए तो साउथ कोरिया। इसके बाद आ गए एशिया महाद्वीप में सऊदी अरबिया, और ये तुर्की और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। ये देश हैं जो कि G20 में शामिल है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं देखना। एक होता है G20 के बाद याद रखना, क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर है? मुख्यालय है? याद रखना G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैं बोलूं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडक्वार्टर है, वहां कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। लेकिन क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर है? नहीं। अध्यक्ष रोटेट होते हैं बेटा, याद रखना। ठीक है, दूसरा चीज, G20 के 20 देशों को G20 के 20 देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में। और प्रत्येक ग्रुप में कितने सदस्य? 4 सदस्य। तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 20। हमारे लिए खास क्या है, भारत इसी ग्रुप में से ग्रुप बी का सदस्य है। कौन से ग्रुप का? ग्रुप बी का। इस ग्रुप बी में कौन कौन से देश आते हैं? याद रखना 2, 3 और ये 4। एक है भारत, इंडिया ले लीजिए, इंडिया के बाद है रशिया के बाद है तुर्की, और तुर्की के बाद है साउथ अफ्रीका। आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से ग्रुप में शामिल है? ग्रुप बी, ग्रुप 2, जिसमें 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, तुर्की, रसिया और साउथ अफ्रीका। यहां तक कंप्लीट है। ठीक, अब मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज आप गेन करोगे। देखिएगा आगे के स्लाइड में 2 टर्म आएगा, उसको अच्छे से समझना। ठीक है, एक टर्म आएगा ट्रोइका, ट्रोइका क्या होता है, और एक टर्म आएगा शेरपा। ट्रोइका में याद रखना 3 देशों का समूह होता है, 3 देशों का एक संगठन होता है, जिसमें पूर्व, वर्तमान और भविष्य में जो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं उन देशों का क्या होता है? समूह होता है। समझ आ रहा है? कहने का मतलब यह है, जैसे पूर्व में जो अध्यक्षता करेगा G20 का वो शामिल होगा, वर्तमान में जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो शामिल होगा, और अगले वर्ष जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो ट्रोइका में शामिल होता है। तो यदि मैं बात करूं अभी G20 के ट्रोइका में कौन कौन से देश शामिल हैं, याद रखना 2022, 2023 और ये 2024। अर्थात 2022 में इंडोनेशिया, ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में किसने अध्यक्षता किया? भारत ने, और 2024 में कौन अध्यक्षता करेगा? ब्राजील। ये समझ में आया? आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रोइका में कौन सा देश शामिल है, नहीं है, ट्रोइका क्या होता है, याद रखिएगा। क्या बोला मैं? ट्रोइका क्या होगा? पूर्व,
वर्तमान और भविष्य के देशों का संगठन जो G20 की क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद देखिएगा शेरपा मीटिंग हो रहा है, शेरपा मीटिंग हो रहा है। एक चीज याद रखना, शेरपा क्या होता है? शेरपा कुछ नहीं होता है, शेरपा होता है जो हेड ऑफ स्टेट हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, शेरपा क्या होते हैं तो समझना, हेड ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। कैसे? देखिएगा, G20 में ऐसा नहीं है कि एक ही बैठक होगी। जैसे भारत के पास अध्यक्षता G20 की 1 दिसंबर 2022 से है और ये कहीं ना कहीं 1 दिसंबर 2023 तक रहेगी। तो इसके बीच में हम देखते हैं G20 में बहुत सारी बैठक हुई। तो ये याद रखिए, हर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं जा पाएंगे, इसीलिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के, अर्थात प्रधानमंत्री किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति के जगह वहां पे उपस्थित होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के जगह जो उपस्थित हो रहे हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? शेरपा। क्या बोल रहे हैं? शेरपा। और शेरपा से याद रखना, भारत के शेरपा कौन है? अभी भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत। याद रखिएगा, ट्रोइका क्या है, शेरपा क्या है। ठीक है, ये हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं G20 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक, देखिए G20 महत्वपूर्ण क्यों है। याद रखना, यदि मैं बोलूं विश्व के 3 चीज याद रखिएगा ना, विश्व के कुल जनसंख्या का, एक विश्व के कुल अर्थव्यवस्था का, 2 और विश्व के कुल व्यापार का, ग्लोबल ट्रेड का। तो G20 देश जो हैं विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग, याद रखना, लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व किनका? G20 देशों का। विश्व में यदि बोल सकूं 60 हैं तो 40 किनका? G20 का। समझ पा रहे हो? अर्थव्यवस्था में लगभग 85% योगदान किसका है जी? G20 का। इसके अलावा विश्व के व्यापार का अगेन 75% जो विश्व में व्यापार होता है उसका G20 अकेले 75% व्यापार करता है। ये हुई G20 के इंपॉर्टेंट की। इसके अलावा यदि हम आज के दौर में देखें, प्रासंगिक क्यों होते? क्योंकि हमारे पास एक विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक 1945 24 अक्टूबर 1945 को निर्मित एक संगठन था, नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोलते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि यह अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। कैसे? क्योंकि यह किस लिए बना था? विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए। क्या शांति सुरक्षा स्थापित कर पा रहे हैं? आप देख सकते हो आज लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं और रूस और यूक्रेन वार, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। शांति सुरक्षा कर पा रहे हैं? नहीं। तो क्या इसके वैकल्पिक हम G20 को देख सकते हैं? यस। यही कारण है कि G20 और इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये याद रखना G20 इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखेंगे G20 के विषय क्या होते हैं जिसमें G20 के सदस्य चर्चा करते हैं।
एक है पर्यावरण, ठीक है, दूसरा है सतत विकास, इसके अलावा आतंकवाद, इसके अलावा है ऊर्जा सुरक्षा। ये सारे मुद्दे हैं जिस पर G20 के सदस्य देश क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अब मैं जा रहा हूं कहां, 2008 में। कैसे, याद रखना। इसके अलावा हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, देखिएगा। 1999 से लेकर 2007 तक G20 में, 1999 से लेकर 2007 तक G20 में केवल और केवल देशों के वित्त मंत्री एवं देशों के वित्त मंत्री एवं कौन, उन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेते थे। समझ पा रहे हो? G20 में 1999 से लेकर 2007 तक केवल देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर भाग लेते थे, लेकिन अब यहीं से आएगा 2007 के आसपास ग्लोबल, वैश्विक मंदी आएगा। और वैश्विक मंदी है तो वैश्विक मंदी को पार करना है, दूर जाना है वैश्विक मंदी से, तो इनसे नहीं हो पाया जी, वित्त मंत्री और गवर्नर से। तो अब क्या करेंगे, रोल में आएंगे कौन लोग, जो देश के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब देश के हेड। अर्थात 2008 को G20 का पहला प्रथम क्या हुआ, अध्यक्षों, देशों के प्रमुख का बैठक, या इसी को लिख सकते हो अध्यक्ष के अलावा देशों के प्रमुख। ठीक है, 2008 में G20 का पहली बार बैठक जिसमें देशों के प्रमुख भाग ले रहे हैं, इसी को बोला जाएगा G20 का पहला बैठक। कहां हुआ, कब हुआ, याद रखना, कब हुआ, 2008 में। कहां होगा, देशों के चौधरी, मतलब विश्व के चौधरी बोलते हैं, नाम है अमेरिका, और अमेरिका में कहां, उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल आता है क्या, सर आपने तो 2008 में बताया पहला, लेकिन अभी चल रहा है क्या 2023, तो ये तो 16वें क्रम का होना चाहिए ना, 2008, 2009, 2010, ठीक है, 2008, 2009, 2010, 3, 21, 22, 6 और 11 से 20 कितना, 10 और 6 16, लेकिन 18 कैसे, समझना क्यों, क्योंकि 2009 और 2010 में हर 6 माह में होते थे। समझ पा रहे हो जी, मतलब यहां 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यस, कहने का मतलब ये है 2009 2010 में 2 बार हुए, इसलिए यह क्रम बढ़ गया, नहीं तो कितना होता, 16वें क्रम का। ठीक है, इसके बाद देखना
2008 को याद रखना, कहां हो रहा है? अमेरिका, यूएसए। कहां? पहली बार। ठीक है। 2008 के बाद यदि बात करूं 2022, 2023 और ये 2024। ठीक है। ये क्रम बेटा याद रखना, यूएसए के बाद इंडोनेशिया, यूएसए के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के नीचे वर्तमान में भारत, और 2024 में जो अध्यक्षता करने वाला है वो है ब्राजील। 16 नहीं होगा, वो 17 होगा बेटा। 17, 18 और ये 19। समझ पा रहे? इतना हमने G20 के बारे में जाना। अब हम आ रहे हैं भारत की अध्यक्षता में क्या हुआ, भारत ने क्या रोल निभाया, भारत ने कौन सा घोषणा पत्र जारी किया है और कैसे भारत की यह कूटनीतिक जीत कही जा रही है। ठीक है। अब भारत में आ रहे हैं, देखिएगा। हम एक स्लाइड ले लेते हैं और इस चीज को अच्छे से समझना, चूंकि ये क्वेश्चन पूछे तो वहां से पूछा जा सकता है। हमने एक स्लाइड में क्वेश्चन भी कराया है, अंत में बने रहिएगा। ठीक है। देखना, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारत और G20। भारत और G20 में देखना, भारत की अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी। कब से? 1 दिसंबर से 2022 से, और ये 1 दिसंबर 2023 तक रहेगी। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 दिसंबर 2022 से। भारत की अध्यक्षता कौन देगा? अध्यक्षता इंडोनेशिया, क्योंकि उसने 17वें क्रम का किया था और भारत कौन से क्रम का कर रहा है? 18वें। क्रम कौन सा रहेगा बेटा? क्रम रहेगा 18वां। ठीक है। इसके अलावा याद रखना, भारत ने G20 की अध्यक्षता के लिए एक थीम, आदर्श वाक्य चुना था। और वो आदर्श वाक्य क्या है? ये उपनिषद से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम। इसी को इंग्लिश में कहा जा रहा है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये भारत का क्या है? आदर्श वाक्य, थीम, जिसपे G20 की बैठक होने वाली। अब देखेंगे भारत की अध्यक्षता, मतलब ऑफिशियली, औपचारिक रूप से कब से कब तक हुई है बैठक, जिसमें अध्यक्ष मतलब देशों के प्रमुखों की बैठक 9 से 10 सितंबर तक चले हैं जी। इसमें लगभग मुख्य बैठक के अलावा 200 से अधिक अन्य बैठकें आयोजित की गई।
ठीक है, ये बेसिक है, याद रखिएगा कौन से क्रम का है, अध्यक्षता कब मिली, हमारा ध्येय वाक्य क्या था, और मुख्य बैठक देशों के प्रमुखों का कब हुआ, और कुल कितनी बैठकें हुई। इसके अलावा याद रखना, हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, देखिएगा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आपके घर में कुछ कार्यक्रम होता है और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो आप घर में अपने गेस्ट को आमंत्रित करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, यस। सेम चीज भारत ने भी कुछ देशों को स्पेशल गेस्ट नॉमिनेट किया था। देखना, विशेष आमंत्रित सदस्य, बेटा कहने का मतलब यह है G20 के देश तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी भारत में ऐसे देश भी आएंगे जो विशेष आमंत्रित है। वो देश कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट, G20 की बैठक में विशेष आमंत्रित देश, पहला याद रखना, यू से UAE, UBOI, मतलब यू बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बोलोगे? बोल सकते हो, ट्रिक बनाना है तो बना लो। यू से UAE विशेष आमंत्रित है, कहने का मतलब यह है कि ये देश G20 के परमानेंट मेंबर नहीं है। UBOI, यू बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बांग्लादेश। शेख हसीना आई हुई थी जी, ओ फॉर ओमान, आई फॉर इजिप्ट, जिसको बोल रहे हो मिस्र। 1 2 3 4, इसके अलावा मॉरिशस के बाद है सिंगापुर, सिंगापुर के बाद है स्पेन के बाद है नीदरलैंड, और इसके बाद है नाइजीरिया। ठीक है, कितने देश है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 देश। ठीक है, चूंकि स्पेन के जो हेड थे उनको कोरोना हो गया था, इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन बाकी देशों के प्रमुख आए हुए थे। आपने G20 यदि अच्छे से फॉलो किया होगा तो देखना, विशेष रूप से जो आमंत्रित हुए थे, मोदी जी ने बहुत अच्छे ही स्वागत किया है। देखिएगा, बहुत सारे फोटो भी रिलीज किए गए, ट्विटर है, जो भी है, फेसबुक वगैरह में। याद रखिएगा, विशेष आमंत्रित सदस्य। इसके बाद भारत में विशेष क्या हुआ जो G20 के लिए ऐतिहासिक था? समझ पा रहे हो? इसी चीज में हम आ रहे हैं। विशेष क्या हुआ? स्पेशल। ये G20 इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि अब यह G20 ना होकर क्या कहलाएगा? G21। क्यों? क्योंकि अब G20 में एक देश जुड़ जाएगा, देश नहीं बोल सकते, यूनियन जुड़ जाएगा, और उस यूनियन का नाम है अफ्रीकन यूनियन। क्या नाम है? अफ्रीकन यूनियन। और ये अब कहलाएगा G21। ऐतिहासिक है, भारत हमेशा ही सामान्य प्रतिनिधित्व की बात करती है जी। आप ये देखिए, विश्व का लगभग बोल सकते हो, लगभग क्या, एग्जैक्ट एशिया के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। समझ पा रहे हो? दूसरे नंबर का महाद्वीप है। वहीं आज अफ्रीका में कुल आबादी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है। चूंकि यदि बात करें
G20 में केवल अफ्रीका से कितने देश थे? ब्रिक्स का एक ही देश था, कौन सा? साउथ अफ्रीका। तो हमने क्या किया कि प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, किनका? अफ्रीका के, और किनको शामिल कर दिया? अफ्रीकन यूनियन को। किसका मेंबर बना दिया गया? G20 का। अब वही बढ़ के आगे क्या हो रहा है? G21। खास बात यह है, इस अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में 55 देश हैं। कितने देश? 55 देश। और इस 55 देशों का मुख्यालय कहां है? इस 55 देशों का मुख्यालय है इथोपिया में। और इथोपिया में कहां है? अदीस अबाबा में। इसकी राजधानी है। ठीक है, पहले हमने क्या किया? विशेष सदस्य को आमंत्रित किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हो रहे जी, हर बार आमंत्रित किए जाते हैं विशेष सदस्य। तो हमने 9 देशों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। उसके बाद क्या किया? एक ऐतिहासिक चीज किया कि हम विश्व में प्रतिनिधित्व की समानता करते, अर्थात समान प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो हमने क्या किया? अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बना दिया। ठीक है, अब देखना इसके बाद क्या खास हुआ। एक नया स्लाइड ले लिया जाता है, देखना। खास यह हुआ कि भारत के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। इस प्रस्ताव का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या बोला मैं? भारत के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि हम एक बनाएंगे और उस मार्ग का क्या नाम होगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद रखना, यह मार्ग थोड़ा सा बेटा, यदि आप वर्ल्ड मैप की बात करें तो देखना, यहां पे है इंडिया। क्या है? इंडिया। इंडिया से जाओगे, वेस्ट की ओर जा रहे हैं ना, क्योंकि यूरोपियन कंट्री किधर है? वेस्ट की ओर। यहां पे आ जाओगे तो पड़ेगा आपको सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया के जस्ट साइड में है UAE। उसके बाद आप लाल सागर को पार करोगे तो मिल जाएगा आपको इटली। इटली के आगे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा फ्रांस। फ्रांस के आगे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा जर्मनी। जर्मनी के आगे और चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और है, चूंकि हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। कहां तक? USA तक, क्योंकि वहां पड़ जाएगा अपने को, क्या मिल जाएगा? आर्कटिक महासागर। एक और है, क्यों है मैं बता रहा हूं, और उस देश का नाम है USA। ये 8 देश का सदस्य अर्थात संगठन बोल सकते हो, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम करने जा रहा है। समझना, ठीक है? इसके तहत हम रेलवे, ऑप्टिकल फाइबर और बोल सकते हो समुद्री यान,
रेलवे ऑप्टिकल फाइबर समुद्री मार्ग के मदद से हम इंडिया से लेकर यूरोपियन यूनियन तक एक कनेक्टिविटी क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक देश को काउंटर करना है जी, और उस देश का नाम है चाइना। समझ पा रहे हो? चाइना की एक पॉलिसी है बेटा, समझना। थोड़ा मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूं। चाइना की एक पॉलिसी है, नाम है उसका वन बेल्ट वन रोड। इसके तहत चाइना क्या कर रहा है, पोर्ट बना रहा है, रेलवे बना रहा है, समझ पा रहे हो, सड़क बना रहा है और चाइना से व्यापार को सुगम कर रहा है। लेकिन यह वैधानिक तरीका नहीं है। क्या कर रहा है चाइना गलत तरीके से जो गरीब देश हैं उनको क्या करता है, मदद देता है। जैसे मैं बोलूं मैं गरीब हूं बोल सकता हूं, मतलब एक देश गरीब है, मैं गरीब नहीं हूं, एक देश गरीब है और चाइना है। चाइना बोलेगा आपको कितना कर्ज चाहिए, बोलेगा हाँ मुझे जितना कर्ज है दे दीजिए। चाइना बोलेगा हाँ ले लो। उसके बाद जो गरीब देश है वो क्या करेगा, पैसा नहीं चुका पाएगा और उनको बोलेगा तू कुछ नहीं कर पा रहा है, पैसा भी नहीं चुका पा रहा है। पहली बात तो तू हमारे किसमें, वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो, ठीक है। और उसके बाद वन बेल्ट वन रोड में शामिल होगा और उसके तहत वहां पोर्ट बनाएगा, सड़क बनाएगा, रेलवे बनाएगा और अपने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और ऐसे ही उस देश को कंट्रोल करेगा। समझ पा रहे हो? ये होता है डेब्ट ट्रैप, कर्जों का जाल। ये है चाइना की पॉलिसी। इसी का काउंटर करने के लिए भारत ने क्या किया है, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया से लेकर यूरोपियन यूनियन तक रेलवे, ऑप्टिकल फाइबर और समुद्री मार्ग की सहायता से हम कनेक्टिविटी को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा। ये लगभग 8000 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात थी। अब आते हैं काम की चीज में। काम की चीज क्या है, नई दिल्ली घोषणा पत्र, नई दिल्ली घोषणा। दोस्तों याद रखना, यदि कोई भी मीटिंग हो रही है तो उसका आउटपुट आता है जिसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि हम यूरोपियन देश और रसिया के साथ कैसा सामंजस्य बैठाएं ताकि यह नई दिल्ली घोषणा पत्र पास हो जाए। समझ पा रहे हो? हमने कहीं भी यह नहीं कहा कि रूस ने यह किया, यूक्रेन ने यह किया कि यूरोपियन देश गलत हैं। हमने हमेशा दोनों विभाग बोल सकते हो, यूरोपियन और रसिया के पक्षों को रखा और कहीं ना कहीं यही कारण है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र की सहमति बन गई। और ये सहमति बनते ही भारत की एक देख सकते हो कूटनीतिक जीत है जी। यदि आप बाली घोषणा पत्र में देखो तो इतने बार यूरोपियन यूनियन बोल सकते हो, यूरोपियन देश हैं, उन्होंने इतने बार काउंटर किया है रसिया को कि वो घोषणा पत्र पारित ही नहीं हुआ, लेकिन यहां हमने काउंटर नहीं किया। हमने सारे देशों के उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपना बोल सकते हो घोषणा पत्र जारी रखा, ठीक है। इसके तहत ही हमने दोनों पक्ष, यूरोपियन देश और रसिया, दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा पत्र को जारी किया और आम सहमति बनाते ही यह घोषणा पत्र पारित हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसी के तहत भारत की, इसको बोल सकते हो, कूटनीतिक जीत होती है।
ये सारी चीज था जिसको मैंने पूरी तरह से प्रयास किया कवर कराने का, और आप देख सकते हो एक बार और G20 क्या है पृष्ठभूमि देखा, उसके बाद हमने देखा G7 कैसे प्रस्ताव लाया और फाइनली G20 बना। उसके बाद हमने देखा G20 में सदस्य कितने हैं, उसके तहत देखा क्या कोई मुख्यालय है, नहीं। ट्रायोका क्या होता है, शेरपा क्या होता है, इसके बाद G20 महत्वपूर्ण क्यों है, G20 के विषय क्या होते हैं, 1999 से 2007 तक की स्थिति क्या थी, कब देशों के प्रमुख आए और बैठने लगे, बैठक करने लगे। इसके बाद देखा पहला से लेकर 19 और भारत वाला कौन से क्रम का था, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत और G20 इसमें कौन सा क्रम का था, कब अध्यक्षता मिली, क्या थीम है, किसको किसको हमने विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया, ये देख सकते हो। और इसके बाद देखा भारत का प्रस्ताव और न्यू दिल्ली घोषणा पत्र। अब मैं आप लोग को दोस्तों पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। आप यदि वीडियो को अच्छे से देखोगे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा G20 को लेकर, ठीक है। आप कहीं भी डिबेट कर सकते हो, याद रखना। तो वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद क्वेश्चन वाले सेक्शन में आना और अपने आंसर देना, ठीक है। मैं अभी आंसर करा रहा हूं। भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहे हैं, और ये आया है CGPSC प्री के 2023 में हमने पढ़ा 17वें नंबर का इंडोनेशिया, 18वें नंबर का भारत और 19वें नंबर का ब्राजील। ये तो देखा ना, ब्राजील। अर्थात भारत कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, 18वें, राइट है, ओके। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। G20 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का, बेटा एकदम माइनर मिस्टेक करते हैं लोग, यदि एग्जामिनर छोटा सा फंसा दे तो, ठीक है। इसलिए हमने बहुत अच्छे से कवर किया G20 को। G20 समूह यूरोपियन यूनियन, यहां तक तो एकदम बात क्लियर है, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक क्या है, संगठन है। चूंकि यहां पे खेल दिया औपचारिक, और हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखना जी, फंसते हैं लोग। देखो अनौपचारिक कौन सा संगठन है, अनौपचारिक। और क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, इसी को ध्यान से देख के पढ़ना क्वेश्चन जब करोगे तो। देखो यहां पे क्या लिखा है, औपचारिक, तो ये कौन सा हो जाएगा, गलत। G20 का सचिवालय लंदन में है, सचिवालय है ही नहीं, मतलब दूसरा भी गलत। ऑप्शन से आते हैं 1 और 2। देखो 1 और 2 वाला है, यस 1 और 2 वाला। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, भारत समूह 2 में है, पढ़े। रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की शामिल है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आप सबको समझाने की, और मैं बता रहा हूं कि भारत कहां है। देखिएगा, देखो इंडिया, रसिया, तुर्की और साउथ अफ्रीका, कौन सा, ग्रुप बी या ग्रुप 2 बोलो। इसके हिसाब से बेटा हम चले, कहां चले क्वेश्चन के आंसर के लिए। ये तो बिल्कुल सही है, 3 को काट दो, 3 वाले को काट दो, ये भी कट जाएगा, ये ऑलरेडी कट जाएगा। तो कौन सा बच रहा है, ऑप्शन, पूछा क्या है, सही नहीं है, क्योंकि ये कोटेशन क्या है, स्पष्ट है, क्लियर है। देखिए CGPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जी, आप यदि इतने डेप्थ में जाके पढ़ते हो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोशिश कीजिए वीडियो को देखने की, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहां होगा, ये महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी हम करवा चुके थे। अब देखना 2023 लेबर इंस्पेक्टर का, इसको फिर से क्या बोला गया है, एक पृथ्वी
एक कुटुंब एक भविष्य, इसी को इंग्लिश में बोला गया वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। देखिए इसके बाद बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ईपीएफओ 2023 अभी जुलाई का क्वेश्चन है, यूपीएससी लेती है वनडे एग्जाम। Which one of the following statements about the group of 20 is not correct? समझना, not correct, बहुत ध्यान से देखना ना। It was founded 1999, करेक्ट है, बेहतरीन। The G20 summit is held annually under the leadership of a rotating presidency. Exactly, rotate होता है, प्रेसिडेंसी रोटेट होता है। जैसे पहले इंडोनेशिया के पास था, अभी किसके पास? भारत, आगे चल के किसके पास हो जाएगा? ब्राजील। करेक्ट है? यस। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द G20 मेंबर रिप्रेजेंट अराउंड 85, कोई दिक्कत नहीं, 85 ग्लोबल जीडीपी, ठीक है बेटा। ऐसे में ना यदि 80 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि कितना जीडीपी का योगदान है, लेकिन हम उसको लमसम ले सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, द G20 कंप्राइज 20 कंट्रीज, मतलब ये बोलना चाह रहा है G20 समूह है क्या? नहीं है। G20 क्योंकि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन का समूह है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। और हमको क्या बोला है? नॉट करेक्ट, मतलब यही क्या है? आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बेसिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन। देखिए आप ट्रिक व्रिक बना के याद करते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए किसका? देशों, कौन कौन से देश हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, मतलब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिनके चारों देश G20 के मेंबर है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना ना, इलिमिनेशन से अपन कर सकते हैं। बट बेटा मलेशिया है क्या? मलेशिया का नाम है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या है? गलत। न्यूजीलैंड का नाम है? गलत, गलत हो गया। ब्राजील तक तो सही थे, क्या ईरान है? नहीं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत। समझना, इंडोनेशिया सही है, जापान सही है, सिंगापुर नहीं है। समझना, फंसाता है एग्जामिनर। सिंगापुर वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा ऑटोमेटिक सही होना है। देख लो, अपने आप को श्योर कर लो। अर्जेंटीना है, बताया हूं, मेक्सिको है, अर्जेंटीना मेक्सिको, मेक्सिको को उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना को दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स का मेंबर है, और तुर्की को भी पढ़े, अर्थात ये वाला ऑप्शन क्या सही है। ये होता है तरीका पढ़ने का, और हमने कोशिश भी किया बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर करने का। अब ट्राई कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। चूंकि आज के लिए इतना ही, चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।